हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के लार्जेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, एक इम्पॉर्टेंट सेशंस की। एंड इसमें मैं बात करूंगा दोस्तों कोविड-19 और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर, किस प्रकार से कोविड-19 ने गवर्नमेंट फाइनेंस को प्रभावित किया है। ये इस टॉपिक में डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कोविड की वजह से लगा लॉकडाउन की वजह से दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद है, लोग अपने घरों में हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इससे ना सरकार को टैक्स का पैसा जा रहा है, ना सरकार को नॉन टैक्स का पैसा जा रहा है। प्यारे बच्चों, 2020 के अंदर में कोरोना से हम प्रभावित हुए, लेकिन 2021 में प्रेडिक्ट किया गया क्या कि वैक्सीन आ जाएगी, सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए प्रेडिक्ट किया गया कि हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है ना? देखते हैं। भारत सरकार ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी लगभग 9% से क्या करेगी दोस्तों, ग्रो करेगी। आईएमएफ ने भी कहा था कि इंडियन इकोनॉमी 8.5% के आसपास क्या करेगी, ग्रो करेगी इन 2021। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोविड की सेकेंड वेव ने जब से भारत को हिट किया है तब से माना जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर में कम से कम 9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी 9% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या है ये सारे मुद्दे, इनको जानने के लिए देखिएगा दोस्तों ये लेक्चर। सो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अरे एनसीईआरटी भाई, पहले अरे ज्योति वर्मा एनसीईआरटी भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये कितनी बार ये चीज़ लिखोगे, आप लिख के थक गए हो, मैं पढ़ के थक गया हूँ। कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। अच्छा, मनीष का कहना है सर जीडीपी एनडीपी बताओ। प्यारे बच्चों, वो ये लेक्चर नहीं है यार, इस लेक्चर में नहीं होंगे, करेंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, यू कैन सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो ये 4 चैनल जो हैं वो आपके मोबाइल में सब्सक्राइब होने चाहिए। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। मैं अनअकैडमी ऐप पर भी हूँ। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूज़ कीजिएगा कोड सुमित10 कोड यूज़ करेंगे और आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरा नाम है सुमित कुमार, अनअकैडमी पे मेरा नाम सुमित कुमार है दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो करिए। अपने पास जितनी भी हैट है मुझे दे दीजिएगा सारी। साथ ही साथ में दोस्तों प्लस कोर्स आ ही गया अपना गुरुकुल प्लस। सो गुरुकुल प्लस जो है दोस्तों ये आ गया है और आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, बस कोड यूज़ करना है सुमित10 आप कोड यूज़ करोगे, आपको मिलेगा दोस्तों 10% का क्या डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। प्यारे बच्चों, आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा इस प्रक्रिया के अंदर। ये बच्चों कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से, मई से लॉन्च हो रहा है। कल से हम लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, सुबह से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिक्वेस्ट यू ऑल ज्वाइन करिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक जो डिस्कशन में है दोस्तों वो जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी, जिसके तहत में हम कवर करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर में प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। कि गवर्नमेंट, सर आई हैव रीड सेंड, नहीं शिवांगी मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा इस मेल को। कितनी बार लिखोगे? एनसीईआरटी का भी टाइम आएगा, हो जाएगी एनसीईआरटी पटक गए हो यार तुम तो। एनसीईआरटी में मत अटको, 7th क्लास की एनसीईआरटी पर अटक गए हैं सारे के सारे। आगे बढ़ो, उससे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उससे अलावा भी है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या हुआ दोस्तों, एक फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज किया था दोस्तों जनवरी जब शुरू हुई थी उसके अंदर। और अभी गवर्नमेंट ने सेकंड एडवांस एस्टीमेट रिलीज किया है कब, फरवरी 2021 के अंदर, जिसमें बताया गया कि कोविड-19 की वजह से जो सरकार के फाइनेंस हैं, ठीक है, जो सरकार का जो वित्त है उस पर गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। चाहे वो राज्य के फाइनेंस हो और चाहे वो केंद्र के फाइनेंस हो, दोनों पर गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि जो पहला एडवांस एस्टीमेट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई थी जनवरी 2021 के अंदर में, उसमें बताया गया था कि भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है वो 7.7% क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2021। साथ साथ बताया गया कि जीएवी होता है दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर मैं इसको बताऊं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कितना इकोनॉमी के अंदर में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर,
हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे सर्विस सेक्टर से कितना एडिशन हुआ है वैल्यू की टर्म्स में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी उसको हम बोलते हैं जीवीए। तो इनका कहना यह है दोस्तों कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है जीवीए है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 7.2%। याद रखो, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब डिक्रीज होगा 7.7%, जीएवी डिक्रीज होगा 7.2%। ये बोला गया किसमें दोस्तों, पहले एडवांस एस्टिमेट के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीडीपी कैसे निकालते हैं। देखो, जीडीपी निकालने की प्रोसेस है, उसके अंदर में दोस्तों हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, कंट्री के अंदर में कितना कुल प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टैक्स ऐड करते हैं, सब्सिडी घटा देते हैं। वो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। बट जीडीपी क्या होता है आपको पता होगा, देश की नेशनल इनकम इसको हम कहते हैं दोस्तों। इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी, इनका मानना है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कहा गया कि भारत का चाहे पर कैपिटा जीडीपी हो, प्रति व्यक्ति जीडीपी हो, चाहे भारत की पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन हो, चाहे भारत में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो इन द इकोनॉमी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल करने वाली हैं कब, 2016 और 2017 के अंदर। ठीक है, सॉरी, दे आर गोइंग टू फॉल टू द लेवल सिमिलर टू दोज इन 17 एंड 16 एंड 17। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 2017, 16 और 17 में गिरी थी, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल करने वाली हैं। ये जनवरी का एस्टीमेट था दोस्तों। फरवरी का जो एस्टीमेट आया है, फरवरी के अंदर जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट आया है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें जीडीपी के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन बताया गया 8% का। इसमें कितना बताया गया था दोस्तों, इसमें 7.7% का। मतलब जीडीपी के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो क्या है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आप अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि 7.7% जो है जीएवी है, मतलब जीएवी बढ़ा है। आप ध्यान से देखोगे तो क्या, सॉरी, ये कह रहा है कि 8%, हम बात कर रहे थे कम की, लेकिन यहाँ पर जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया दोस्तों। हमने यहाँ पे बात की थी जनवरी में 7.7% की, बट ये बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 8% हो गया है। साथ ही साथ में जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिड, जिसमें यहाँ पे हम बात कर रहे थे कितनी, ग्रॉस वैल्यू एडिड यहाँ पे बोल रहे थे 7.2%, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितना, 6.25%। मतलब जीवीए क्या हुआ है दोस्तों, ये घटा है। और जीएवी का घटना इस बात को दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किसके पाथ पर है, रिकवरी के पाथ पे। यही इसमें बताया गया है कि जो चेंज हमने देखा है फाइनेंशियल ईयर के पहले फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट और सेकंड एडवांस एस्टीमेट में जो हमने अंतर देखा है, भले ही जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक बात यहाँ से बहुत साफ है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि जीवीए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। यार ये जो लेक्चर है ये जीएवी या जीडीपी इनके बारे में नहीं है, ये याद नहीं करना सलोनी जैन। सिर्फ आपको एक आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, क्या हो रहा है बस, है ना। सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है, एक भी डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक प्रोविजनल एस्टीमेट भी आया। प्रोविजनल एस्टीमेट जो है ये आया है फरवरी एंड के अंदर। फरवरी एंड के अंदर में अगर हम बात करें तो इंडिया में सेकंड कोविड-19 की वेव जो थी वो इकोनॉमी को, फरवरी के अंदर में कोविड के केस दोबारा बढ़ने लग गए थे। सेकंड वेव आने लग गई थी इंडिया के अंदर, कब से, फरवरी के अंदर। और तभी से भारत की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो प्रभावित होने लग गई थी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो 2020 और 21 का जो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 से और जो एंड हो रहा है हुआ जो है मार्च 2021 में, माना जा रहा है कि ये बहुत बुरी तरीके से क्या रहा होगा, प्रभावित रहा होगा। अब इसका डेटा जो होगा रिलीज होगा मई के एंड तक, इसका डेटा आ जाएगा, प्रोविजनल डेटा। तब देखते हैं क्या डेटा आता है और क्या नहीं आता है। The data would provide the new benchmark for assessing the economic growth for the current financial year 2022। और इस डेटा के बाद में हमें एक नया बेंचमार्क मिलेगा। हम इस डेटा के साथ में इसको कंपेयर कर पाएंगे। हम 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर कर पाएंगे 2021-22 के साथ। तो हमें नया डेटा मिलेगा ताकि हम अगले साल को इस साल से कंपेयर कर पाएंगे। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों, वो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि 2021-22 के अंदर में वो कहा गया है कि 9.7% तक बढ़ने वाली है। ये फोरकास्ट किया है, कह रहे हैं कि इंडियन जीडीपी जो है ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगा और बढ़ के कितना रहेगा दोस्तों, इस वर्ष 9.7% रहेगा। अकॉर्डिंग मैं आईएमएफ के एनालिसिस की बात करूं तो आईएमएफ ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी 8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी दोस्तों। किसमें करेगी? 8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी पर सेंट इन 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021। देन जीडीपी ग्रोथ ऑफ 9, अगर सोचो हम कह रहे हैं कि 9.7% जीडीपी ग्रो होगा, है ना, ये हम कह रहे हैं, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि 8% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब जो 9.7 की जो आप ग्रोथ बता रहे हैं वो तो मेयर एक क्या है, इल्यूजन है ना।
9.7 की आप ग्रोथ रेट बता रहे हो, उसमें 8% का कॉन्ट्रैक्शन, तो मतलब 1.7% की ग्रोथ बच जाती है। सो ये कहा जा रहा है कि ये जो आप ग्रोथ दिखा रहे हो, जो आप ग्रोथ बता रहे हो 9.7% की, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। ये ग्राफ से इससे कुछ दिखाया गया है, बट कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन द सेंटर, ये मैंने बताया भारत की अर्थव्यवस्था पर। अब मैं बात करता हूं सरकार के कोष पर क्या प्रभाव पड़ा है, सरकार के खजाने पर क्या प्रभाव पड़ा है, केंद्र सरकार के वित्त और राज्य सरकार के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। तो बात दोस्तों, रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो आपका टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स, टैक्स रिवेन्यू जो टैक्स से आया है, नॉन टैक्स रिवेन्यू जो गैर टैक्स के पैसे से आपको अब मिलता है। टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं तो सरकार जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है, और नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करूं मैं तो इसके अंदर में क्या होता है, सरकार रेलवे चलाती है ना, सरकार और भी ट्रेजरी सर्विस प्रोवाइड करती है ना, सो उससे जो पैसा आता है दैट कम्स अंडर द नॉन टैक्स सोर्स। सो टैक्स सोर्स भी घटा है और नॉन टैक्स सोर्स से भी जो पैसा आता है, दोनों बहुत शार्पली क्या हुआ है दोस्तों, डिक्रीज हुआ है। साथ ही साथ में देखो इनकम सरकार की कम हो गई है और एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सरकार को लगातार खर्चा करना पड़ रहा है, किसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर। सरकार को लगातार खर्चा पड़ रहा है किसके ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो एक तरफ सरकार का फाइनेंस जो है, इनकम घट रहा है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे रेवेन्यू डेफिसिट होगा। इससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा दोस्तों। अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये दो होता है, दो अकाउंट होते हैं हमारे, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बजट के अंदर होता है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर में या तो अर्चित सर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो वेट करो, चौधरी साहब आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है, इससे हमारा राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व घाटा जो है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगा। आप ये देख लो कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। अब जो राजकोषीय घाटा बढ़ा है वो 61%, उसके बढ़ने के पीछे कारण क्या रहेगा दोस्तों, उसके पीछे कारण रहेगा फॉल इन रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू घट गया हमारा। और 39% कारण क्या है, 39% उसका कारण यह है कि हमारा खर्चा बढ़ गया। प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास राजकोषीय घाटा है, मतलब जितने हमारा इनकम है उससे ज़्यादा हमारा क्या है, खर्चा है। अब ये कब हो सकता है, ये तब होता है जब इनकम घट जाए और खर्चा आपका बढ़ जाए। तो यहाँ पर इनकम भी घटा है 61% और खर्चा भी बढ़ा है 39%। ठीक है, द टेबल लुक्स, अभी मैं टेबल दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे तो सारे के सारे जो हमारे टैक्स हैं वो घटे हैं। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, हमारा कुल टैक्स से आने वाला रेवेन्यू -21.6% हो गया है। कॉर्पोरेट टैक्स घट के -34.5% हो गया है। टैक्स ऑन इनकम जो है, इनकम टैक्स वो घट के -28.1% हो गया है। अरे लोगों के पास इनकम है ही नहीं, घर पे बैठे हैं। कस्टम ड्यूटी -18.8% घट गया है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 35.2% घट गया है। ठीक है, 35.2% है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये बढ़ा है, ये सही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी घटोतरी देखी गई है -25% की। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, जो टैक्स से नहीं प्राप्त होता, उसमें -45% की कमी देखी है। तो हम देख के बता सकते हैं साफ साफ कि किस प्रकार से सरकार की जो इनकम है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों केंद्र के बाद राज्य के फाइनेंस पर कैसा प्रभाव पड़ा है ये भी हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर हमारे सामने आए हैं जो हमें दिखाते हैं कि राज्य की सिचुएशन भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। राज्य की सिचुएशन में भी ऐसे ही लोचा है। राज्य के जो फाइनेंस हैं ये भी कमजोर पड़े हैं और ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो हमें बता रही है। डेटा 16 राज्यों से लिया गया है और 16 राज्यों से डेटा के आधार पर हम इस बात को एनालाइज करेंगे कि कौन कहाँ पर है। मेन टेक अवे वॉज दैट ऑन द एग्रीगेट स्टेट हैव कंटेन्ड देयर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कोप विद द रेवेन्यू शॉक। राज्य के अंदर में क्या रहा है दोस्तों, राज्य का अगर रेवेन्यू घटा है तो उसने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको भी क्या किया, घटाया है। तो चीजें वहां बहुत ज्यादा खराब नहीं है। हाउएवर कंटेनमेंट ऑन द एक्सपेंडिचर वर नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टोटल। किसी महान आदमी ने बोला है अगर तुम्हारी इनकम घट रही है तो खर्चा भी घटा दो। राज्यों ने ऐसा ही किया, उसने अपना खर्चा घटा दिया है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे पैसा था, रोड बनाने पे, ये बनाने, तो उन्होंने वो पैसा क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इनकम घटी, उन्होंने वो भी घटा दिया। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ खर्चा घटाने से बात नहीं बनेगी। इसके बाद कहा गया है कि फर्स्ट 3 क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 2013, जो उसके पहले फर्स्ट 3 क्वार्टर हैं जो है, द स्टेट शोज रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी देखा गया है, राजकोषीय घाटा इसके अंदर में देखा गया है।
द बजट टारगेट इज ऑलमोस्ट 240% एंड देयर फिस्कल डेफिसिट बाय ओवर 40%। ये डेटा हमारे सामने रखा गया है। स्टेट के फाइनेंस जो हैं दे आर नॉट एज बैडली एज हिट बाय द सेंटर। देखो कह रहे हैं जितने राज्य के जो फाइनेंस हैं वो हिट हुए हैं जितने बैड तरीके से, उतने बैड तरीके से केंद्र के फाइनेंस जो हैं वो ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए एज़ कम्पेयर टू स्टेट। राज्य में अभी भी बचाव है और राज्य के जो फाइनेंस है वो उतनी बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हुए हैं। अराउंड हाफ ऑफ द ऑल स्टेट लेवल टैक्स रेवेन्यू कम फ्रॉम ऑन टैक्स रेवेन्यू which include taxes on the state GST, state sale tax, state excise duty, stamp and registration fees and land revenue. The table shows statewide variation both in terms of revenue raised and expenditure made. आप कह रहा है क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य का जो टैक्स का पैसा होता है वो बहुत सा तो राज्य के ही सोर्स से आता है ना। ऐसे में बोला गया है दोस्तों कि राज्य के रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर आप देखोगे तो ये राज्य का वो दिखाया गया है। देखो हरियाणा के अंदर में अगर हम बात करें तो -21, गुजरात में -18, ये हम बात करेंगे डिक्रीज इन परसेंटेज है ना। और ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज है, ये टोटल रिसिप्ट है, ठीक है। इंक्रीज किसका हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का और पंजाब का इंक्रीज हुआ है, बाकी इनका टोटल रिसिप्ट क्या हुआ है, डिक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों इनका जो है हरियाणा ने डिक्रीज कर लिया, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इंक्रीज किया है, पंजाब ने, तमिलनाडु और केरला ने, और इन्होंने डिक्रीज किया। ये रिसिप्ट है जो हमें दिखा रही है दोस्तों, ईयर वाइज ब्रेकडाउन हमें दिखा रही है। अब इसमें प्यारे बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी जिक्र हमने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था IMF ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 8% कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो इकोनॉमिक इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 के अंदर में की गई थी। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में, तो उस समय आपकी एक जगह थी ब्रेटन वुड ट्विंस। ये आपका जगह है आपका न्यूयॉर्क के अंदर में। वहाँ पर जो है एक संधि, एक कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ 2 इंस्टीट्यूट स्थापित होते हैं, पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। इसलिए इन दोनों को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि इनकी दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क के पास में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इट इज गवर्न बाय एंड अकाउंटेबल टू 119 कंट्रीज दैट मेक अप फॉर नियर ग्लोबल मेंबरशिप। इंडिया इसका मेंबर बना था कब, IMF का 1945 में। जब भी दोस्तों आपको एक्सचेंज रेट के अंदर में दिक्कत होती है तो आप IMF से लोन लेते हो ताकि आपकी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आ पाए, है ना। ईच मेंबर ऑफ IMF इज असाइंड अ कोटा। आपको पता है सबको एक कोटा दिया गया है। मेरे हिसाब से अर्चित ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है ये। कंट्रीज कैन बी देन बोरो फ्रॉम दिस पूल व्हेन दे फॉल इनटू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, है ना, पैसा उधार ले सकते हैं। ये सब बातें हमने बता दी। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक कि किस प्रकार से कोविड ने सरकार के फाइनेंस को प्रभावित किया है, प्रभाव में डाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर दोस्तों हम आपके लिए कोर्स लेके आते हैं। मेरा प्लस कोर्स आ रहा है गुरुकुली प्लस, सो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। यहाँ पर कोड यूज़ करोगे सुमित 10, चाहे आप प्लस करो चाहे आइकॉनिक करो, आप कोड यूज़ करोगे सुमित 10। ये ऑप्शनल की फीस है, यहाँ पर भी सुमित 10 कोड आपको यूज़ करना है। आजकल समय चल रहा है कॉम्बो का दोस्तों, कॉम्बो कीजिए, कॉम्बो लीजिए, जाइए कोड यूज़ कीजिए सुमित 10, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। प्यारे बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा कोड है जो आपको यूज़ करना है फॉर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो घंटी है इसको दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ।